हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं दृष्टि आईएएस, जो मासिक पत्रिका आती है करंट अफेयर की। उसमें अपन राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो राजस्थान के घटनाक्रम थे, वो अपन ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। और जो फटाफट न्यूज़ सेक्शन आता है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं वन लाइनर के रूप में, वो वाला सेक्शन में अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये अपना है राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके जो नेक्स्ट वाला आएगा वो आएगा अपना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो इसमें है, पहला है अपना कि अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में हुआ विलय। यानी अमर जवान ज्योति है, उसका नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया गया। 21 जनवरी 2021 को इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति की अखंड लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जल रही ज्योति में विलीन कर दिया गया। यानी जो अमर जवान ज्योति थी अपनी, ये इंडिया गेट पर हमेशा जलती रहती थी, उसको अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है, जहाँ पर अपने युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक हैं, वहाँ पर उन सबके जो नाम लिखे होते हैं, उसमें इसको विलय कर दिया गया है। फिर क्या है कि अमर जवान ज्योति की लौ को एक साथ मिलाने के लिए खास मसाल का इस्तेमाल किया गया। इस अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में ज्योति के साथ मिलाने के लिए करीब आधे घंटे की खास रस्म निभाई गई। इस सैन्य समारोह की अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण ने की। यानी जो अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शामिल किया गया था, जो इसमें रस्म निभाई गई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एयर मार्शल बलभद्र राधा कृष्ण ने। फिर अपन बात करें कि यह काम जो अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी सीडीएस थे, उनको करना था। लेकिन बीते दिनों एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन होने के बाद से यह पद अब तक खाली है। इसलिए उनके डिप्टी सीआईडीएस एयर मार्शल बीआर कृष्ण ने जिम्मेदारी निभाई। यानी ये जो जिम्मेदारी थी वो सीडीएस महोदय बिपिन रावत जी को करनी थी, लेकिन उनका दुर्घटना के कारण निधन हो गया। उसके बाद जो डिप्टी सीआईडीएस थे, उनके द्वारा इस जिम्मेदारी को निभाया गया। फिर अपन बात करें कि अमर जवान ज्योति की स्थापना उन भारतीय सैनिकों की याद में की गई थी जो 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। यानी अमर जवान ज्योति थी, उसकी स्थापना 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने भारतीय जवान शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी याद में या उनके एक स्मारक के रूप में इस अमर जवान ज्योति की स्थापना 26 जनवरी 1972 को उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई थी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर 25,942 सैनिकों के सुनहरे नाम अंकित हैं। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि जो अमर जवान ज्योति थी, उनका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर कि भारत सरकार ने कोविड टीकाकरण के 1 वर्ष पूरे होने पर जारी किया डाक टिकट। कि जो भारत सरकार है, उसने कोविड टीकाकरण में 1 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है। और डाक टिकट क्या था कि 16 जनवरी को भारत सरकार ने वायरस के खिलाफ, यानी कोविड-19 की बात हो रही है यहाँ पे, कोविड-19 के खिलाफ देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। स्मारक स्टैम्प डिजाइन में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को कोविड-19 वैक्सीन के साथ एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन शीशी की छवि के साथ टीका लगाते हुए दिखाया गया। कोवैक्सीन ही क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये अपनी एक स्वदेशी वैक्सीन है, इसलिए यहाँ पर कोवैक्सीन की छवि लगाई गई है, क्योंकि कोवैक्सीन स्वदेश में ही निर्मित एक वैक्सीनेशन है। फिर बात करें कि यह डाक टिकट देश भर में हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और वैज्ञानिक समुदाय द्वारा लोगों को कोविड महामारी से बचाने के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य को दर्शाता है। फिर अपना है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है।
8 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की तिथि का औपचारिक ऐलान किया गया है। मतदान 10 फरवरी से शुरू होंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिर बात करें कि उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले हर हाल में विधानसभा और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी होनी है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। पिछला चुनाव फरवरी मार्च 2017 में हुआ था और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने 325 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। फिर बात करें उत्तराखंड में, यानी यूपी में अपन ने देख लिया कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। उत्तराखंड में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को 11 सीटें ही मिली थी। ये उत्तराखंड चुनाव की बात हो रही है, पिछले जो 2017 में हुए थे। फिर बात करेंगे पंजाब राज्य की, कि पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते साल के शुरू में चुनाव होने हैं। यहाँ पर 117 सीटें हैं और 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें जीतकर 10 साल के बाद सत्ता में लौटी थी। फिर अब बात करें मणिपुर की, पूर्वोत्तर की 60 सीटों पर वाली मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2022 को समाप्त हो रहा है। 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी 24 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और कांग्रेस 17 विधायकों के साथ विपक्षी दल बनी थी। यानी यहाँ पे 60 सीटें हैं और 60 सीटों में बात करें तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 31 सीटें चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी को मिली थी 24 और कांग्रेस को मिली थी 17 सीटें। फिर बात करें कि गोवा की, कि 40 सीटों वाली गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। 2017 में कांग्रेस 15 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार नहीं बना सकी थी, क्योंकि 40 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 51% सीटें चाहिए। 51% कैसे बनेंगे? यानी 20 सीट तो ये हो गई और 20 + 1, यानी यहाँ पर अगर किसी पार्टी की 21 सीटें आएंगी तो वो यहाँ पर सरकार बनाएगी। लेकिन कांग्रेस के यहाँ पर 15 सीटें आई थी, इसलिए वो सरकार नहीं बना सकी थी। बीजेपी ने 13 सीटें जीती थी और एमजीपी, जीएफपी वह 2 निर्दलीय विधायकों के सारे सरकार बनाने में सफल रही। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 17 मार्च 2019 को मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद डॉक्टर प्रमोद सावंत राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर है अपना कि नीट 3.0 लॉन्च। नीट क्या है? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया है। इसे भारत में छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एड टेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में लॉन्च किया गया है। और किन्होंने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी यानी नीट 3.0 लॉन्च किया है। फिर बात करें कि इसका उद्देश्य छात्रों की सुविधा के लिए शिक्षा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है। फिर क्या हुआ है कि नीट 3.0 के तहत 12 लाख से अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को 253 करोड़ से अधिक के मुफ्त एडटेक कोर्स कूपन प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि नीट शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधान का उपयोग करने के एक पहल है, ताकि शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार की क्षमता को बढ़ाया जा सके। उच्च शिक्षा में बेहतर सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब जो शिक्षा मंत्रालय हो गया है, द्वारा भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE व एडटेक कंपनियों के साथ भागीदारी करते हुए नीट की योजना शुरू की थी। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि नीट की योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है,
और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एडटेक कंपनियों के साथ भागीदारी करते हुए नीट की योजना शुरुआत की गई थी। फिर एक ये आता है अपना कि पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान में क्या है कि 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की है। यह 100 दिनों या 14 सप्ताह का आयोजित किया जाएगा। इसका समापन 10 अप्रैल 2022 को होगा। यानी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा कि पढ़े भारत अभियान कितने दिनों तक चलेगा, 100 दिनों तक, या इसकी अवधि कितनी है, 100 दिन या 14 सप्ताह। किन्होंने लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इस अभियान की शुरुआत बच्चों, शैक्षिक प्रशासकों, शिक्षकों, माता पिता, समुदाय आदि सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सभी हितधारकों की भागीदारी को शामिल करने के उद्देश्य से की गई है। इसमें बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के बच्चों पर फोकस किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पढ़े भारत अभियान के तहत कौन सी श्रेणी के बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा या फोकस किया जाएगा? तो बाल वाटिका यानी प्ले स्कूल से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों पर। फिर यह अभियान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो स्थानीय मातृभाषा, क्षेत्रीय आदिवासी भाषा में बच्चों के लिए आयु उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके बच्चों के लिए रुचिपूर्ण पठन संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इस पठन अभियान को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के लक्ष्यों एवं दृष्टि के साथ भी जोड़ा गया है। फिर बात करें कि यह अभियान मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं जैसे भारतीय भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस लक्ष्य के अनुरूप अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो 21 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर अपना आएगा कि नीति आयोग ने जारी किया अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने अपना चौथा स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के चौथे दौर में वर्ष 2019-20 की अवधि के संदर्भ में लिया गया। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में 5 शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं? केरल है पहले राज्य, फिर दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश और पांचवा है महाराष्ट्र। ये बड़े राज्यों की श्रेणी है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्या है कि नीति आयोग ने यह रिपोर्ट स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के तकनीक की सहायता से तैयार किया गया है। फिर बात करें कि नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार केरल बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा और वहीं उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है। ठीक है, यानी बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को पहला स्थान मिला है और अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, और वहीं राजस्थान को 16वां स्थान मिला है। थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में सबसे ऊपर है, क्योंकि इसने आधार वर्ष 2018-19 की तुलना में संदर्भ वर्ष 2019-20 में उच्चतम वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज किया है। फिर छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम सबसे ऊपर है और नागालैंड सबसे नीचे है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शीर्ष पर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। फिर अपना आता है कि सुशासन सूचकांक 2020-21। 25 दिसंबर जो सुशासन दिवस अपन मनाते हैं, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अपने देश में, को केंद्र सरकार ने सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह सुशासन सूचकांक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इस सूची में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शीर्ष स्थान पर है। 2019 की तुलना में गुजरात ने 12% की वृद्धि दर्ज की, जबकि गोवा ने 25% की वृद्धि दर्ज की है। फिर आगे है कि इस साल के सूचकांक में
20 राज्यों ने अपने समग्र सुशासन सूचकांक स्कोर में सुधार किया। गुजरात ने आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं, मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा सहित 10 में से 5 क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वहीं महाराष्ट्र ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता, मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण तथा विकास में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गोवा ने कृषि संबद्ध क्षेत्र, वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उपयोगिताओं, पर्यावरण, आर्थिक शासन और सामाजिक कल्याण तथा विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर अपन बात करें कि सुशासन सूचकांक 2021 में 10 क्षेत्रों और 58 संकेतकों को शामिल किया गया था। सुशासन सूचकांक एक व्यापक और कार्यान्वयन योग्य ढांचा है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने में मदद करता है तथा राज्यों या जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है। तो ये अपना हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो अपने दृष्टि IAS की मासिक पत्रिका आती है, मार्च वाला अंक पढ़ रहे हैं अपन, मार्च 2022 वाला। उसमें जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF मिलेगी यहाँ पे @ संकलन S बड़ा है और यहाँ पर C बड़ा है, संकलन क्लासेस, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए।